चलिए लिखे नया टॉपिक। निकल, फर्स्ट में लिखिए निकल आयरन सेल। पहले आयरन सेल पढ़ लेते हैं। सेम है दोनों, निकल कैडमियम सेल और आयरन सेल दोनों सेम है, ठीक है। पहले लिखिए निकल आयरन सेल। लिख लिए। इसका खोज किया था एडिसन ने, मतलब थॉमस एडिसन। इसका पूर्ण नाम है थॉमस एडिसन, ठीक है। 1909 ईस्वी में। इसीलिए इसका नाम एडिसन सेल पड़ा। खोज किसने किया था? थॉमस एडिसन ने 1909 ईस्वी में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एडिसन सेल। इसके अतिरिक्त इसको द्वितीयक सेल के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक सेल के नाम से क्यों? क्योंकि ये रिचार्जेबल क्या है? बैटरी है। इसको क्या करेंगे? रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि वैद्युतिक आवेश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर पुनः रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसको वैद्युतिक आवेश में, वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्वितीयक सेल। इसके अतिरिक्त इसको क्षारीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय सेल के नाम से इसलिए क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ डाली जाएगी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारीय डाली जाएगी। क्षारीय पदार्थ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। समझ रहे बात को? इसके अतिरिक्त इसको निफे सेल, निफे मतलब समझिए निकेल। निकेल का रासायनिक नाम क्या होता है? सूत्र क्या होता है? Na, है ना? Na होती है और आयरन की Fe। तो Na और Fe क्या हुआ? निफे हुआ, हुआ कि नहीं? इसीलिए इसको निफे सेल के नाम से भी जाना जाता है। समझे? देखिए इसका फिगर। इसमें भी बाकियों की तरह एक वोल्टामीटर होती है, कंटेनर होती है जो बनी होती है स्टील की। सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। किसकी बनी होती है? स्टील की। इसके अंदर भी प्लेटें होती है। एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए, पहले पॉजिटिव लिखते हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव मतलब एनोड, नेगेटिव मतलब कैथोड। और जो पॉजिटिव प्लेटें इनकी बनी होंगी यानी निकल आयरन सेल की, नामे से पता चल रहा है निकेल आयरन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव प्लेटें बनी होगी वो याद रखना है निकेल हाइड्रो ऑक्साइड की, याद रखना है। पॉजिटिव प्लेटें निकल हाइड्रोक्साइड की। यदि ये निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होगी तो कैथोड किसकी बनी होगी?
किसकी बनी होनी चाहिए? आयरन हाइड्रोक्साइड। समझ रहे बात को, है ना? क्या है? निफे सेल है, यानी कि निकल आयरन सेल है। एक निकेल यानी निकल हाइड्रोक्साइड की, दूसरा आयरन हाइड्रोक्साइड, चाहे कहिए इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे बात को? तो इस कंटेनर के अंदर क्या डाली जाएगी? किसी भी सेल के अंदर, मतलब वोल्टामीटर के अंदर, कंटेनर के अंदर क्या डाली जाती है? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। यानी ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। और ये इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ निकल आयरन सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की डाली जाती है, KOH रासायनिक सूत्र है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? उतरते जा रहे हैं, उतारिए। अच्छा देख लीजिए, पहले देखिए जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें फर्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर। इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ। इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ मतलब जहां पर वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक क्रिया जहां पर संपन्न की जाती है ना? तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ आपकी बनी होंगी KOH, ये तो बनी होंगी, पर इसकी जो मात्रा होगी 21%, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इसको ध्यान रखिएगा। कितना? 21%। और साथ में और एक पदार्थ मिलाई जाएगी क्षार के रूप में, और वो होगा आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH। समझ रहे बात को? यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 21% हुआ उस इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कितना होगा? 79%। 79%। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड इसलिए मिलाई जाती है ताकि जो निकल आयरन की सेल की जो वैद्युतिक क्षमता है, जो एम्पियर क्षमता है, उसको बढ़ाई जा सके। ठीक है? तो एम्पियर क्षमता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड भी उस कंटेनर के अंदर डाली जाती है। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ यहां पर डाली जाती है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, पर जो इसके आयंस होते हैं, आयंस क्या क्या? पॉजिटिव के रूप में पोटेशियम, नेगेटिव के रूप में हाइड्रोक्साइड, है ना? ये आदान प्रदान होते हैं। आदान प्रदान होते हैं बोलने का मतलब धन से ऋण, ऋण से धन, आदान प्रदान ये होते हैं। ठीक है? इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ होते हैं वो, यानी उसकी आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का मान हमेशा 1.22 ही रहती है। हमेशा मतलब चाहे आप उसको चार्ज कर रहे हैं, चाहे डिस्चार्ज कर रहे हैं, चाहे रिचार्ज करेंगे, हमेशा उसका कितना रहेगा अपेक्षिक घनत्व? 1.22। पर लेड एसिड सेल में ऐसा नहीं होती थी। होती थी क्या? चार्जिंग में बदल जाती थी, रिचार्जिंग में भी बदलता था, और डिस्चार्जिंग का टाइम भी बदल जाता था। पर यहां पर 1.22 कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्थिर रहेगी, और वो भी क्या? हमेशा के लिए। ठीक है? हमेशा इसका आपेक्षिक घनत्व स्थिर रहेगा, और आपेक्षिक घनत्व स्थिर रहेगा
बोलने का मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ है, यानी निकल आयरन सेल की जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे बात को? यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर कोई प्रभाव नहीं। इतनी सारी बात आपको याद रखना पड़ेगा। बोलिए कहीं पर डाउट है? डाउट है क्या कहीं पर? नहीं है तो उतारिए। हो गया? उतार लिए ऊपर? हो गया नीचे? हो गया? नेक्स्ट लिखिए विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब क्या? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देख लीजिए। जब ये सेल विदाउट लोड में रहेगा, मतलब कि बिना लोड में, विदाउट लोड में, तब इसमें जो विद्युत वाहक बल होगी, जो ईएमएफ होगी, वो आपकी होगी 1.4 वोल्ट प्रति सेल। पर ध्यान रहे, किसी किसी बुक में ये 1.5 वोल्ट प्रति सेल भी लिखा रहेगा, वो भी सही है, वो भी सही है। पर निमी कहता है 1.4 वोल्ट प्रति सेल। कब? बिना लोड की अवस्था में। तो आप में बताओ, लोड की अवस्था में ईएमएफ का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोड देंगे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं? तो लोड की अवस्था में इसकी जो विद्युत वाहक बल होती है 1.2 वोल्ट प्रति सेल, ये ध्यान रखना है। और ये सभी में सेम होता है, 1.2 वोल्ट प्रति सेल, चाहे कोई भी बुक हो। बस विदाउट लोड में अंतर पड़ जाता है। किसी किसी बुक में 1.5 वोल्ट प्रति सेल होगा, किसी किसी बुक में 1.4 वोल्ट प्रति सेल। और निमी भी यही कहता है, और आपको फ्लो भी निमी ही करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे निमी ही पूछेगा।
उतार लिए। नेक्स्ट लिखिए दोष एवं निवारण। अच्छा, उससे पहले रासायनिक क्रिया नहीं हुआ है ना, रासायनिक क्रिया लिखिए पहले। लिखिए निकल आयरन सेल में, निकल आयरन सेल में रासायनिक क्रिया 3 चरणों में संपन्न की जाती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। और लेड एसिड सेल में कितने चरणों में संपन्न की जाती थी? पर इसमें 3 चरणों में संपन्न की जाएगी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होगा चार्जिंग, फर्स्ट क्या? चार्जिंग। और चार्जिंग अवस्था में, चार्जिंग अवस्था में देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एनोड बनी होगी आपका, एनोड निकल हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, चार्जिंग अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एनोड की जो प्लेट यानी एनोड धातु जो बनी होंगी, है ना, किसकी? निकल हाइड्रोक्साइड की। और कैथोड आयरन की बनी होगी। याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, मेन टॉप पॉइंट है, उसे भी याद रखिए। एनोड किसका? निकल हाइड्रोक्साइड का। कैथोड किसका? आयरन का, ठीक है। पर चार्जिंग अवस्था में, सॉरी डिस्चार्जिंग अवस्था में एनोड और कैथोड, बताइए लेड एसिड सेल में डिस्चार्जिंग अवस्था में एनोड और कैथोड किसकी बनी होती है? दोनों सेम धातु की। किसकी? लेड सल्फेट यानी PbSO4, और कैथोड भी लेड सल्फेट की ही बनी होती है। इसमें भी वैसी ही होगी। बोलने का मतलब है एनोड इसका निकल हाइड्रोक्साइड की और कैथोड आयरन हाइड्रोक्साइड की बनी होगी। ये याद रखना है, ठीक है। और यही डिस्चार्जिंग अवस्था को ही सामान्य अवस्था भी कहा जाता है। सामान्य अवस्था मतलब यदि पूछे कि निकल आयरन सेल की सामान्य अवस्था में एनोड और कैथोड किसकी बनी होती है, तो बोलना है निकल हाइड्रोक्साइड की और फेरिक हाइड्रोक्साइड से आयरन हाइड्रोक्साइड की बनी होती है, ये कहना है, ठीक है। ऊपर उतर लिए। और जो तीसरी चरण होती है उसको कहा जाता है रिचार्जिंग। और रिचार्जिंग अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एनोड बनी होगी वो निकल हाइड्रोक्साइड की और कैथोड किसकी बनी होनी चाहिए? आयरन की। बता चुके हैं
चार्जिंग और रिचार्जिंग अवस्था में सेम ही रहती है। बात यही का नहीं हो रही है, लेड एसिड सेल में भी वही होती थी कि नहीं, है ना। वहां पर एनोड किसका, बताइए, चार्जिंग और रिचार्जिंग अवस्था में एनोड किसका बनी होती थी, लेड एसिड सेल। एनोड किसका, PbO2 का, लेड पर ऑक्साइड का। कैथोड स्पंजी लेड यानी लेड Pb का। और रिचार्जिंग में भी वही होती थी, यहां पर भी वही है। चार्जिंग में एनोड निकल हाइड्रोक्साइड, रिचार्जिंग में निकल हाइड्रोक्साइड। और कैथोड आयरन का, इसमें भी रिचार्जिंग में भी कैथोड आयरन का ही बनी होगी। उतारिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छांट छांट के लिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी बुक को फ्लो कर लीजिएगा, देखते चलिएगा। हो गया। नेक्स्ट लिखिए दोष एवं निवारण। बताइए लेड एसिड सेल में कितने प्रकार के दोष पाई जाती थी, 4, है ना। क्या क्या, सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, केरोजन और बकलिंग, ठीक है। पर निकल आयरन सेल में सिर्फ एक दोष पाई जाएगी, वो भी हल्के मात्रा में, जिसको कहा जाएगा सल्फेशन। क्या, सल्फेशन। सल्फेशन दोष उत्पन्न कैसे होता है, और सेडिमेंटेशन, हाँ, तो सल्फेशन दोष नहीं, सेडिमेंटेशन दोष हल्के मात्रा में। बोलने का मतलब है इसमें जो परत होंगी ना, इसमें जो परत होंगी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर गिरने लगेंगी, पर कम मात्रा में, ठीक है। वो लिखिए, लिखिए निकल आयरन सेल में सेडिमेंटेशन दोष हल्के मात्रा में पाई जाती है, जिसका कोई निवारण नहीं होता है, कोई निवारण नहीं होता है। जो सेल की जीवन काल समाप्ति के साथ खत्म हो जाती है। ये चीज याद रखना पड़ेगा, सेल के जीवन काल के साथ खत्म कैसे, बताइए। इसका निवारण क्यों नहीं कर सकते हम लोग, सेडिमेंटेशन दोष का निवारण क्यों नहीं कर सकते इसमें, निकल आयरन सेल में?
क्योंकि उसमें आसुत जल हम लोग इसमें नहीं डाल सकते। और सेडिमेंटेशन दोष को किस चीज से दूर किया जा सकता है? आसुत जल से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, सेल की जीवन काल समाप्ति के साथ खत्म हो जाती है। बोलने का मतलब है यदि इसकी जीवन काल लाइफ टाइम 10 वर्ष है तो धीरे धीरे करके इसकी परत नीचे गिरने लगेगी, और जैसे ही 10 साल खत्म हो जाएगा सेल भी खत्म हो जाएगा और उसका दोष भी खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक सेल खत्म हुआ मतलब क्या, दोष भी खत्म। समझे बात को? लिख लिए, नीचे लिखिए नोट में, नोट। लिखिए, लेड एसिड सेल की, लिखिए लेड एसिड सेल की तुलना में निफे सेल की, निफे मतलब निकल आयरन सेल की, चाहे लिखिए निकल आयरन सेल की आंतरिक प्रतिरोध मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक होती है। तो बताइए, यदि निकल आयरन सेल की आंतरिक प्रतिरोध लेड एसिड सेल से ज्यादा होती है तो बताइए किसकी क्षमता ज्यादा होगी? किसकी? लेड एसिड सेल की, क्योंकि उसमें आंतरिक रेजिस्टेंस का मान कम होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी ज्यादा होगी, है कि नहीं? लिखिए, एवं लेड एसिड सेल की क्षमता यानी कि AH निकल आयरन से ज्यादा होती है। इतना याद रखना पड़ेगा इस सेल के बारे, और इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या? लेड एसिड सेल में ज्यादा होती है। हाँ, निकल आयरन सेल से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि निकल आयरन सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा होती है। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हुआ तो इसमें वैद्युतिक क्षमता यानी जो एच पावर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है इसमें। और लेड एसिड सेल में रेजिस्टेंस का मान कम था, तो वहां पर एम्पियर आवर यानी क्षमता का मान ज्यादा होगा उसमें। हो गया? अब लिखिए, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल में अंतर। क्या उपयोग? कहीं पर भी पोर्टेबल के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग बहुत जगह पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई भी गैजेट में, लेकिन महंगी स्थान पर, है ना, क्योंकि ये लेड एसिड सेल से भी महंगा है बहुत, इसलिए महंगी स्थान पर इसका यूज किया जाता है। और आज तक इसके बारे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, स्पेशल यूजेज के बारे कभी पूछा नहीं है। वो इसलिए नहीं पूछा है कि ये बहुत महंगा है और इसका कहीं पर भी पोर्टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब जितना विद्युत वाहक बल रहेगा उसी के अनुसार, है ना।
इसका सबसे फर्स्ट उपयोग लंदन में हुआ था, मेट्रो ट्रेन में। ठीक है, मेट्रो ट्रेन में हुआ था। लिखिए, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल में अंतर। लिख लिया, लिख लिया। एक तरफ लिखिए लेड एसिड सेल और दूसरा तरफ लिखिए निकल आयरन सेल। जिसको कहा जाता है निफे सेल भी, एडिशन सेल भी, और क्षारीय सेल भी, और द्वितीयक सेल भी। ठीक है, एक नंबर पर लिखिए लेड एसिड सेल तरफ, एक नंबर में। बताइए लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज किया जाता है? क्या? H2SO4 है ना। और निकल आयरन सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि KOH। ठीक है, दूसरी बात, लेड एसिड सेल की जो धनात्मक प्लेट होती है वो किसकी होती है? किसकी होती है? PbO2, मतलब लेड पर ऑक्साइड की, लेड पर ऑक्साइड की। और निकल आयरन सेल में NiOH2 यानी निकल हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तीसरी ऋणात्मक प्लेट, लेड एसिड सेल में ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? स्पंजी लेड, जिसको कहा जाता है Pb। और इसमें किसकी बनी होगी? यानी FeOH2 की, आयरन हाइड्रोक्साइड की। तीसरा लिखिए, चौथा, इसकी आंतरिक प्रतिरोध कम होती है किसकी तुलना में? निकल आयरन सेल की तुलना में। यानी निकल आयरन सेल की जो आंतरिक प्रतिरोध होगी वह अधिक होगी। यहां से समझिए। ठीक है, इतनी सारी बातें तो आपको पता थी पहले से ही। यहां से समझिए, यदि लेड एसिड सेल में आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा, है ना, कम होगा, तो इसकी क्षमता ज्यादा होगी कि कम होगी?
क्षमता यानी कि एम्पियर आवर ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा यानी अधिक, ठीक है। और निकल आयरन सेल में यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक है तो इसकी क्षमता यानी एम्पियर आवर कम होगी कि अधिक होगी? कम होगी। दूसरी बात, यदि इसकी क्षमता अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी तो इसकी दक्षता यानी इफिशिएंसी का मान अधिक होगी कि कम होगी? इफिशिएंसी यानी दक्षता, जिसको कहते हैं आंतरिक दक्षता, आप लिखिए आंतरिक दक्षता। दक्षता क्या होगी? अधिक होगी। अधिक मतलब कितना? 90%, यानी 85% से 90% तक होती है, यानी अधिक होती है। किसकी तुलना में? निकल आयरन सेल की तुलना में। तो निकल आयरन सेल की दक्षता कितनी होती है? इसकी दक्षता होती है 80%, याद रखना है। लिख लिए? 7 नंबर, इसका मूल्य कम होती है। यदि इसका मूल्य कम होती है तो इसका मूल्य क्या होगा? अधिक होती है। तो इतना सारी बात याद रखना पड़ेगा। ऊपर उतार लिए? इधर उतार लिए 5 तक। आठ नंबर पर लिखिए वेट, वजन। और इसको VVI कीजिएगा। आठ पर लिखिए लेड एसिड सेल का वजन ज्यादा होती है किसकी तुलना में? निकल आयरन सेल की तुलना में। हो गया? 9 पे लिखिए यांत्रिक क्षमता, मतलब जो इंटरनल में होगा, इंटरनल कैपेसिटी इसका कम होती है। यही एक चीज है जो इसका कम होती है लेड एसिड सेल की। किसकी तुलना में? निकल आयरन सेल की तुलना में। यानी इसकी यांत्रिक क्षमता अधिक होती है। समझिए इस बात को। बताइए लेड मजबूत रहेगा कि लोहा मजबूत रहेगा? लोहा रहेगा, है ना। तो इसीलिए उसकी यांत्रिक जो क्षमता है वो अधिक होती है। निकल आयरन सेल उसकी वोल्टामीटर
स्टील की, है ना, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और लेड एसिड सेल इसका लेड की, शीशा की, है ना, इसलिए ये कम मजबूत होता है। अंदर मतलब इंटरनल पार्ट, ठीक है। वरना वोल्टामीटर तो इसका कंटेनर किसका बना होता है, रबर, कठोर रबर, सेलुलॉइड, है ना, इस सब चीज का बना होता है। 10 पे लिखिए, ये पूछा है इस बार के एग्जाम में, कौन सा शिफ्ट में नहीं वो तो नहीं पता, पर एक शिफ्ट में पूछा था ये। देखिए, लेड एसिड सेल, इसकी रख रखाव की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसकी तुलना में, यानी कि निकल आयरन सेल मतलब कि इसकी रख रखाव की कम जरूरत पड़ती है। ये पूछा इस बार के एग्जाम में। लिख लिए, बताइए लेड एसिड सेल को जब हम लोग चार्ज करते थे, उसकी वेंट प्लग को खोलते थे, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती थी, तो वो हानिकारक गैस है। बोलने का मतलब लेड एसिड सेल में हानिकारक गैस निकलती है। परंतु निकल्स आयरन सेल में हानिकारक गैस नहीं निकलती है। ग्यारह हो गया, बहुत हो गया। और एक लिखिए 12 नंबर पर। बताइए लेड एसिड सेल में कितना एम्पियर चार्ज पर इसको चार्ज करना चाहिए? 6 एम्पियर रेट पर, है ना, 6 एम्पियर रेट पर। परंतु निकल आयरन सेल को आप किसी भी रेट पर चार्ज करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। बताइए कैसा, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हमेशा स्थिर रहती है, यानी 1.2 ही रहेगी। आप कितना डिस्चार्ज करें चाहे चार्ज करें, है ना। पर लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जो आपेक्षिक घनत्व है वो बदलते रहती है। मेरे बात को, है ना, इसीलिए इसको हमेशा 6 एम्पियर से नीचे की करंट में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। समझे? तो 12 नंबर पे लिखिए, कि लेड एसिड सेल को, लिखिए, लेड एसिड सेल को कम करंट देकर लंबे समय के लिए, लंबे समय तक, लिखिए, लंबे समय तक आवेशित किया जाता है।
और निकल आयरन सेल तरफ लिखिए उच्च करंट रेट पर उच्च करंट रेट पर कम समय में भी चार्ज किया जा सकता है। इतनी सारी बातें याद रखना पड़ेगा। और एक चीज 13 नंबर बताइए, लेड एसिड सेल में रासायनिक क्रिया कितनी चरणों में संपन्न की जाती है और निकल आयरन सेल में? बस फाइनल अंतर लिख डालिए उसको भी। 13 पर लिखिए लेड एसिड सेल में रासायनिक क्रिया चार चरणों में संपन्न की जाती है। फर्स्ट क्या? फर्स्ट फॉर्मिंग। 1 नंबर पर फॉर्मिंग, 2 नंबर पर चार्जिंग यानी आवेशित, 3 नंबर पर डिस्चार्जिंग यानी विसर्जित, 4 नंबर पर रिचार्जिंग यानी पुनः आवेशित। परंतु निकल आयरन सेल में जो फार्मिंग अभिक्रिया, जो फार्मिंग रिएक्शन होती है वो नहीं होती है। क्या क्या होती है? उधर लिखिए, निकल आयरन सेल में 3 चरणों में रासायनिक क्रिया संपन्न की जाती है। क्या क्या? चार्जिंग मतलब कि आवेशित, डिस्चार्जिंग मतलब विसर्जित, और तीसरा है रिचार्जिंग मतलब पुनः आवेशित। तो ये 13 अंतर है दोनों में। इसके अतिरिक्त और एक है, क्या है कि लेड एसिड सेल में 4 प्रकार के दोष पाई जाती है। क्या क्या? सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, केरोजन और बकलिंग। पर निकल आयरन सेल में एक ही दोष पाई जाती है, वो क्या? सेडिमेंटेशन। तो बाकी दोष क्यों नहीं पाई जाती है बताइए? सल्फेशन दोष क्यों नहीं पाई जाती है? सल्फेशन दोष होती क्या है? सल्फेशन दोष क्या होती है? जब लंबे समय तक वो बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है तो उसकी प्लेटें कठोर हो जाती है, तब उसको चार्ज करना मुश्किल हो जाता है। तो बताइए, यदि निकल आयरन सेल को लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या इसका इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में कोई परिवर्तन आएगा? आएगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जो आपेक्षिक घनत्व है हमेशा 1.22 ही रहेगी। इसीलिए इसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न नहीं होती है। बात करते हैं बकलिंग दोष का।
बकलिंग दोस्त क्या कहता है, यदि आप 6 एम्पियर से नीचे चार्ज करेंगे तो आपकी प्लेटें मुड़ जाएगी, ऐंठ जाएगी। यदि आप 24 एम्पियर से उच्च रेट पर चार्ज करेंगे तो पर भी वही होगी, यानी प्लेटें मुड़ जाएगी, ऐंठ जाएगी, होगी कि नहीं। तो निकल आयरन सेल में ऐसा नहीं होगी। रीजन बस वही क्या कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जो आपेक्षिक घनत्व है हमेशा 1.22 ही रहेगी, और हमेशा उतना रही तो आप उसको कितनों रेट पर चार्ज या डिस्चार्ज करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसको लिखिए 14 नंबर पर लिख लीजिए, 14 पर लिखिए, लेड एसिड सेल तरफ लिखिए। लेड एसिड सेल में चार प्रकार के दोष पाई जाती है। एक सेडिमेंटेशन, दूसरा सल्फेशन, तीसरा केरोजन और चौथा बकलिंग। ठीक है, निकल आयरन सेल तरफ लिखिए। निकल आयरन सेल में सिर्फ एक दोष पाई जाती है जिसे सेडिमेंटेशन दोष कहा जाता है। जिसे सेडिमेंटेशन दोष कहा जाता है। हो गया, नेक्स्ट लिखिए निकल कैडमियम सेल। बताइए निकल आयरन सेल में कहीं पर डाउट है? नहीं है ना। लिखिए निकल कैडमियम सेल यानी द्वितीयक सेल का फाइनल सेल, यानी सारे सेल का फाइनल सेल। ये सेल पूरा दिमाग को कचरा कर दिया है हमेशा सेल। चलिए लिखिए लास्ट निकल कैडमियम सेल। इसका खोज किसने किया था, कितना ईस्वी में किया था, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस वैज्ञानिक के नाम से ये सेल है ही नहीं, इसीलिए इसका कोई डाटा नहीं है। निकल कैडमियम सेल यानी कि NiCd सेल। कैडमियम का होता है CD, NiCd सेल, निकल कैडमियम सेल। इसमें बस एक बात याद रखिए कि ये एक द्वितीयक सेल है। सारा चीज निकल आयरन सेल की तरह ही है इसका। अंतर सिर्फ इतना है, देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी जो एनोड है
वो निकल हाइड्रोक्साइड की तो है ना, देख लीजिए एनोड तो निकल हाइड्रोक्साइड की है, पर जो कैथोड होगी उसका किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक प्लेटें किसकी होनी चाहिए, कैडमियम हाइड्रोक्साइड की, इतना ही याद रखना है। और निकल आयरन सेल में कैथोड यानी ऋणात्मक प्लेटें किसकी बनी होती थी, फेरिक हाइड्रोक्साइड या तो फिर कहिए आयरन हाइड्रोक्साइड की, है ना। और बाकी सारा चीज सेम है, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या डाली जाएगी, KOH, जिसकी मात्रा कितनी रहेगी 21%, और साथ में सेडिमेंटेशन दोष को दूर करने के लिए क्या डाली जाएगी, LiOH, सेडिमेंटेशन दोष बोल रहे हैं, ये बढ़ाने के लिए वैद्युतिक क्षमता यानी एम्पियर आवर को बढ़ाने के लिए, है ना, उसके चलते डाली जाती है लिथियम हाइड्रोक्साइड को। और उसका प्रतिशत मान कितना रहेगा 79%। नोट पर लिखिए एक चीज, बना लिए। बाकी जितना भी इसके बाद है ना सारा चीज उसी के अनुसार लिखिएगा, जैसे निकल आयरन सेल में जैसे लिखे हैं। बताइए इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के बाद आप क्या लिखे हैं, उसमें विद्युत वाहक बल लिखे हैं, वही लिखिएगा जो इसमें है, जो उसमें था उसमें भी इसमें भी वही सब लिखना है। बोलने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो परसेंटेज है वो भी लिखना है। उसके बाद लिखना है विद्युत वाहक बल, उसमें विद्युत वाहक बल विदाउट लोड में कितना था 1.4 या 1.5 प्रति सेल वोल्ट प्रति सेल, इसमें भी उतना ही होगा 1.4 वोल्ट प्रति सेल, और लोड की अवस्था में 1.2 वोल्ट प्रति सेल वही होगा। जब रासायनिक क्रिया संपन्न की जाएगी, ये भी 3 चरणों में संपन्न होगी। एक होगा रिचार्जिंग, मतलब कि आवेशित अवस्था में इसकी एनोड रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसकी बनी होगी, निकल हाइड्रोक्साइड की। कैथोड किसकी बनी होगी, बस कैडमियम की, जैसे वहां पर था, ठीक है। और जब इसको डिस्चार्जिंग करेंगे तब इसकी एनोड किसकी बनी होगी, निकल हाइड्रोक्साइड की, और कैथोड कैडमियम हाइड्रोक्साइड की, सेम उसी की तरह। और रिचार्जिंग अवस्था में क्या, एनोड किसका, निकल हाइड्रोक्साइड की, और कैथोड बस कैडमियम की, यानी सारा चीज सेम होगा। अंतर सिर्फ इतना है, लिखिए नोट पर इसको, नोट पर लिखिए निकल कैडमियम शेल की, निकल कैडमियम सेल की आंतरिक प्रतिरोध निकल आयरन सेल से
निकल आयरन सेल से कम होती है, कम होती है, इसीलिए इसकी, लिखिए, इसीलिए इसकी क्षमता अधिक होती है। किसकी तुलना में? निकल आयरन सेल की तुलना में इसकी क्षमता यानी एम्पियर आवर अधिक होती है। यदि पूछा जाए कि कितना अधिक होती है तो याद रखना है 3.5 एम्पियर घंटा अधिक होती है। बोलने का मतलब है निकल कैडमियम सेल की एम्पियर आवर 3.5 एम्पियर घंटा यानी 3.5 AH होती है, पर निकल आयरन सेल का 3.5 AH से कम होती है। इतना ही याद रखना है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, है ना। तो निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल में क्या क्या अंतर पाई गई? दो अंतर। एक अंतर क्या कि निकल कैडमियम सेल की जो ऋणात्मक प्लेटें हैं वो कैडमियम धातु की बनी होगी और निकल आयरन सेल में जो ऋणात्मक प्लेटें हैं वो किसकी बनी होगी? आयरन की, है ना। दूसरी बात, निकल कैडमियम सेल की आंतरिक प्रतिरोध कम होगी, किसके तुलना में? निकल आयरन सेल की तुलना में। तीसरी बात, इसकी जो क्षमता होगी अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि इसकी आंतरिक प्रतिरोध का मान कम है तो इसकी जो क्षमता होगी अधिक होगी कि नहीं। और निकल आयरन सेल में आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो उसका जो क्षमता है वो कम होगी कि नहीं। इतना ही याद रखना है, ठीक है। बोले आगे बढ़ा जाए कि इतना ही हो गया? थक गए? चलिए दो चीज लिख लीजिए नोट में, नोट में नहीं, VBI कीजिए। पढ़ाने वाला थका नहीं है, पढ़ने वाला थक गया। हाँ जी, ऐसा होता है। लिखिए, उसको VBI कीजिए। लिखिए, विद्युत वाहक बल स्रोत। और एक लिखिए, लोड स्रोत। दोनों में अंतर देखिए। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, कोई भी सेल हो, एक का टर्मिनल हुआ नेगेटिव, एक का टर्मिनल हुआ क्या? पॉजिटिव, है ना। दो वायर आप इस तरीके से निकाल दिए, समझ लीजिए। विद्युत वाहक बल स्रोत, जो प्रथम बार आपकी जो सेल होंगी, चाहे कोई भी सेल हो, जो प्रथम बार जो आपकी सेल होंगी और जो विद्युत वाहक बल उसमें होगा विदाउट लोड में। कैसी स्थिति में? विदाउट लोड में। यानी कि विदाउट लोड में जो EMF मान होगा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, वो कहलाएगी आपका क्या? विद्युत वाहक बल स्रोत।
यानी वोल्टेज सोर्स यानी विभव स्रोत। समझे बात को? यानी यहां पर हम यदि एक वोल्ट मीटर लगा दें डीसी, है ना, एक वोल्ट मीटर लगा दें और जो आपको विद्युत वाहक बल प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? विभव स्रोत या तो फिर विद्युत वाहक बल स्रोत। बोलने का मतलब है जो रिचार्जिंग अवस्था में रहेगा, जैसे मान के चलते हैं लेड एसिड सेल में रिचार्जिंग अवस्था में, यानी कि विदाउट लोड में कितनी विद्युत वाहक बल होती है उसमें? 2.2 वोल्ट। तो 2.2 वोल्ट ही क्या कहलाएगी? विद्युत वाहक बल स्रोत। समझ रहे बात को? पर जो लोड स्रोत होगा, लोड स्रोत यानी लोड स्रोत चाहे कहिए लोड विद्युत वाहक बल, चाहे कहिए लोड ईएमएफ, तो लोड ईएमएफ का मान क्या होना चाहिए इसमें? जब उसको हम लोड से कनेक्टेड करेंगे, यानी लोड में मापी गई वोल्टता। तो बताइए लोड की अवस्था में लेड एसिड सेल में मापी गई वोल्टता का मान कितनी होती है? और 1.8 वोल्ट प्रति सेल होती है ना। तो वो जो 1.8 वोल्ट होगा कब? जब इसमें कुछ ना कुछ लोड जोड़ेंगे हम। लोड जोड़ने के बाद जो यहां पर वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा वोल्ट मीटर में, अब क्या आएगा लोड के बाद? 1.8 वोल्ट आएगा कि नहीं? लेड एसिड सेल का बात करी जाए तो वो आपका कहलाएगा लोड ईएमएफ। लेकिन जो विदाउट लोड में रहेगा वो होगा क्या? विद्युत वाहक बल स्रोत, वोल्टेज सोर्स। और इसको वीवीआई कीजिए। पूछता है, बोलने का मतलब समझिए, बोलने का मतलब समझिए कि ईएमएफ स्रोत का मान, ईएमएफ स्रोत का मान लोड ईएमएफ मान से हमेशा ज्यादा रहेगा। लिखिए ईएमएफ स्रोत यानी सोर्स का मान लोड ईएमएफ से हमेशा ज्यादा रहेगा, या फिर लिखिए या लिखिए लोड ईएमएफ का मान, लोड ईएमएफ का मान ईएमएफ सोर्स से हमेशा कम रहेगा। ये दोनों चीज याद रखना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इसको वीवीआई कर दिए। ठीक है, इसलिए इसको वीवीआई किए। क्या क्वेश्चन पूछा है कि ईएमएफ स्रोत का मान लोड ईएमएफ से कितनी होती है? कम, अधिक, बराबर, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होती है? कम होती है। यानी जो ईएमएफ सोर्स होगा वो विदाउट लोड में मापी गई वोल्टता होगी, और जो लोड सोर्स होगा यानी लोड ईएमएफ होगा वो लोड में मापी गई वोल्टता होगी। और लोड में जो वोल्टेज हम लोग मापेंगे वो हमेशा कम होगा जो बैटरी का जो ओरिजिनल ईएमएफ होगा। ठीक है, यदि इसकी ओरिजिनल ईएमएफ 2.2 वोल्ट थी तो समझ लीजिए यही क्या है? सोर्स ऑफ वोल्टेज, यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ। यानी इस बैटरी की कैपेसिटी कितनी है?
2.2 वोल्ट तक ही ये दे सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसको लोड से कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस यानी लोड है ना, लोड है मतलब रेजिस्टेंस है, जैसे ही लोड से कनेक्ट करेंगे और आप यहां पर विद्युत वाहक बल मापेंगे तो ये श्योर हो जाएगा कितना, 1.8 वोल्ट। लेकिन वो सेल होनी चाहिए किसकी, लेड एसिड सेल की। बताइए, याद रहेगा सारा चीज? कोई दिक्कत है, कहीं डाउट है क्या? डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो सारा सेल हम लोग का कंप्लीट हुआ, सारा सेल, जितना भी प्राइमरी सेल था, जितना भी सेकेंडरी सेल था, सारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बैटरी और उसको कंप्लीट करेंगे सेल चैप्टर।